देखो भाई स्क्रीन दिख रहा है अब? आया ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 ना? जी नहीं 7 था आई थिंक। 7 7 में हमने कहाँ तक देखा था? टाइप्स ऑफ बिजनेस हो गए थे नहीं हुए थे? नहीं हुआ तो। ये तो मैंने करा दिया था कि एक मोबाइल फोन था, उसमें हम की जो मोबाइल वैल्यू थी वो 1000 रुपीज थी, उसमें 200 रुपये टैक्स लग रहा हाँ था। तो ये जो 200 रुपीज हम दे रहे हैं वो जीएसटी को मतलब गवर्नमेंट को पे करना है, इसलिए इसको हम टैक्सेबल वैल्यू बोलेंगे 1000 रुपीज, जो एग्जैक्ट प्राइस है उसका। और उसमें 200 रुपये टैक्स लग रहा है, तो 1200 रुपये यहाँ पर मोबाइल की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, ज्यादा क्लियर है? चलिए जी आगे चलते हैं अब। टाइप्स ऑफ जी बिजनेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस कितने तरीके होते हैं? तो बिजनेस दो तरीके के होते हैं। एक वो होते हैं जो जिसमें प्रॉफिट के लिए सामान खरीदा जाता है और बेचा जाता है, जैसे एसी, कूलर, फ्रिज, पंखा, टीवी। ये सब चीजें क्या होती है, प्रॉफिट के लिए खरीदी जाती हैं और इनको बेचा जाता है। और दूसरे वो बिजनेस होते जी हैं जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इनको बोलते हैं ओनली सर्विस प्रोवाइडिंग जो बिजनेस होते हैं। जैसे जिनमें भाई कोई मोबाइल रिचार्ज का बिजनेस कर रहा है, कोई फ्लाइट बुकिंग का बिजनेस दे रहा है, कोई बस की सर्विसेज दे रहा है ना, कोई होटल की सर्विस दे रहा है, कोई शॉपिंग से रिलेटेड सर्विस दे रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ सर्विसेज दी जा रही हैं और उन सर्विस पर जो उसको पैसा मिलता है वो उसका प्रॉफिट होता है। जी ठीक है, तो दोनों तरीके के बिजनेस समझ में आए। एक वो बिजनेस होते हैं बिजनेस फॉर परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स, खरीदते हैं और अपना प्रॉफिट के लिए उसको बेचते हैं। दूसरे वो बिजनेस जी होते हैं जो सर्विस देते हैं और उनको उनकी इनकम रिसीव होती है। ठीक, जी ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, हु आर कंपल्सरी फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। मतलब भाई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कौन कौन करा सकते हैं? क्या हर इंसान कराना चाहिए? और ये आधार कार्ड जैसा तो है नहीं कि भैया सभी के लिए ये चीज लेना अनिवार्य है। अब इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। वो क्राइटेरिया क्या है कि यदि आपके बिजनेस की 1 साल की टर्नओवर, जिसको हम सेल बोलते हैं, है ना, जो भी हम सेल जी करते हैं उससे जो हमको पैसा मिलता है वो हमारा टर्नओवर कहलाता है। क्लियर है? जी तो उसमें यदि आपका बिजनेस परचेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स टाइप का है, मतलब आप सामान खरीदते हो और अपने प्रॉफिट के लिए उसको बेचते हो, और उससे जो आपका 1 साल का टर्नओवर यदि 40 लाख से ज्यादा है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है। ये पॉइंट ठीक है क्लियर सर। हुआ? जैसे कि भाई जी आपकी कोई कंपनी है, आप कोई भी सामान बेच रहे हो, सपोज जैसे आप लैपटॉप की डीलिंग करते हो, भाई आप लैपटॉप लाते हो बाहर से और यहाँ भोपाल में सेल आउट करते हो, और उस सेलिंग का जो हाँ आपका क्राइटेरिया वो 40 लाख से ज्यादा जा रहा है साल का, क्योंकि टर्नओवर साल पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, और इस टर्नओवर में जी जीएसटी नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ वैल्यू रहेगी किसका, टैक्सेबल वैल्यू, मतलब प्राइस। जैसे यदि कोई लैपटॉप यदि 20,000 रुपए का है और उस पर आपको 1500 रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ रहे हैं, तो 20,000 रुपए जो नेट है वो आपका टर्नओवर में कैलकुलेट होगा। लेकिन उसी 20,000 में यदि आप 1500 रुपए और ऐड करोगे, तो वो लैपटॉप की प्राइस जाएगी 21,500 रुपए, जिसमें आपका जो टर्नओवर जाएगा वो सिर्फ 20,000 रुपए का ही कैलकुलेशन उसमें रहेगा। जी मतलब सीधा सा फंडा है कि जो टर्नओवर होता है उसमें जो टैक्सेबल अमाउंट होता है उसको काउंट नहीं किया जाता। ठीक है सर। ठीक है, दूसरा ये जी तो हो गया भाई परचेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स। दूसरा जो बिजनेस है वो है सर्विस से रिलेटेड। सर्विस से रिलेटेड मतलब जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे भाई एयरटेल है, एयरटेल अपने जो सेटअप बॉक्स हमारे यहाँ लगे होते हैं, हम या एयरटेल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज करते हैं, तो ये सब क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विसेज दे रहे जी हैं। यदि इनका बिजनेस 20 लाख से ऊपर जाता है साल का टर्नओवर, तो इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है, इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। ठीक है, जी तो ये दो ठीक है। तरीके के बिजनेस, और उनमें भी हमने देखा कि भैया किसको जीएसटी लेना चाहिए। अब आप और मुझे लेने की जरूरत तभी पड़ेगी जब मेरा टर्नओवर या तो 40 लाख से ऊपर होगा, यदि मैं परचेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स कर रहा हूँ, और यदि मेरा सर्विस रिलेटेड बिजनेस है और उसमें 20 लाख से ऊपर का मेरा टर्नओवर जा रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, ये जी आम इंसान के लिए नहीं है कि भैया अब किसी कोई सैलरीड पर्सन को लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, सिर्फ बिजनेस के लिए। जो इंसान बिजनेस कर रहा है और उसका बिजनेस का क्राइटेरिया इतना एक्सटेंड हो रहा है,
हाँ, एक बात अलग है कि यदि आप कोई बिजनेस लेके बैठे हो और आप कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हो और उसमें जीएसटी मांगती है गवर्नमेंट, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है, भले ही आपका टर्नओवर हो या ना हो, 40 लाख या 20 लाख से ज्यादा। ठीक है, तो ये ऑप्शनल होता है कि यदि आपको भाई जीएसटी मतलब रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप अपनी स्वेच्छा से करा सकते हो, लेकिन एक जो क्राइटेरिया है जीएसटी डिपार्टमेंट की ओर से वो ये बोलता है कि 40 लाख से ऊपर आपका सेल्स एंड परचेस ऑफ गुड्स, और दूसरा सर्विस का है तो 20 लाख से ज्यादा। इसमें इस कंडीशन में तो आपको कराना ही पड़ेगा, इसमें आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। ठीक, जी ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो है वो है आपका कि भाई यदि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट्स देखो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक डायरी मींस बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, एड्रेस प्रूफ, रेंट एग्रीमेंट, फॉर्म नेम, ईमेल एड्रेस। और जो जीएसटी की वेबसाइट है उसका यहाँ पर देखो यूआरएल दे रखा है gst.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको जाना है, क्लाइंट की सारी डिटेल्स फिल करनी है और उस क्लाइंट को विद इन 15 डेज में जीएसटी उसका नंबर रिसीव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी अब चलते हैं आगे। जैसे हमने जीएसटी नंबर की बात की थी फर्स्ट डे को, डेमो क्लास थी हमारी उस दिन, तो मैंने आपको बताया था भाई जो जी जीएसटी नंबर होता है वो 15 डिजिट का होता है। स्टार्टिंग के 2 डिजिट क्या बताते हैं, जी स्टेट कोड को, इसके बाद के स्टेट 10 डिजिट, बताते हैं यस 10 पैन डिजिट जो कार्ड होते हैं वो पैन कार्ड नंबर ऑफ एप्लीकेंट, और लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं वो क्या बताते हैं आपको, कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है जो जी आपको जीएसटी नंबर तो जीएसटी डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक, जी ठीक, तो अपने एमपी का स्टेट कोड क्या है, 23 23। कुछ बिल्स देखे थे तुमने ऑफिस में, हाँ सर और मैं देखा था जीएसटी नंबर कहाँ कहाँ के बिल आते हैं तुम्हारे पास। उधर तो काफी मतलब सिंदरी का आता है, नेपाल के भी रहते हैं कुछ बिल। तो किस चीज में डील करते हो आप लोग। ये टरबाइन का रहता है सर। अरे तुम उसमें तो नहीं हो, शिमर एनर्जी में हो क्या। जी सर। ओके, अरे मैंने तुम्हें देखा है शायद, निशा हो ना तुम, रिसेप्शन पे पहले थे आई थिंक, मुझे याद है। जी सर। बीच में छोड़ दिया था क्या तुमने। नहीं नहीं छोड़ा नहीं है सर, अकाउंट में वो हो गया था मेरा ट्रांसफर। ओके, कहाँ पे हो गया था ट्रांसफर। मतलब पहले मैं रिसेप्शन पे थी सर, और फिर उसके बाद ना अकाउंट में कर दिया था मुझे। अच्छा, अकाउंट्स में कर दिया था इसके बाद, ओके जी ठीक। अब मुझे याद इसलिए आ रहा है कि मैंने तुम्हारी पिक देखी तो उसमें मैंने कहा ये चेहरा मुझे देखा हुआ है, तो मैं ये गेस नहीं कर पा रहा था कि मैंने कहाँ देखा है। तुम्हें याद होगा आपके अच्छा। यहाँ पर एक विजय जी की फोटोकॉपी की मशीन चलती है, याद है फोटो कॉपी जी। है ना। और आपके यहाँ पर कंप्यूटर का एक दो बार काम करने के लिए मैं आया हुआ हूँ, शायद तुम्हें याद हो। नहीं सर। पटेल आईडी सॉल्यूशन के बिल भी लगे होंगे, एक दो बार तुमने देखा होगा, तुम्हारी कौन हाँ सी। हाँ बिल तो है मेरे पास, बिल लगे हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं वही कहूँ कि मैंने कहीं तो तुमको देखा है, तो एकदम से याद नहीं आ रहा था कहाँ देखा है। आज जब तुमने टरबाइन वर्ड यूज किया तो मुझे एकदम से निकल गया, मैंने कहा तुम शिमर एनर्जी में तो नहीं हो। अच्छा। हाँ, चलो ठीक है भाई, बढ़िया है। जी सर। अभी भी पहचाने नहीं पहचाने। नहीं सर पहचाना नहीं। ठीक है, याद करना, याद आएगा तुमको, तुम्हारा सिस्टम भी मैंने ठीक किया है एक दो बार, एक्सेल एक्सेल में दिक्कत हुई थी, जी शायद तुम्हें याद आ जाए। चलो बाय द वे, ठीक है, तो मैं समझ गया हूँ, इतना मुझे याद आ गया है। ठीक, तो अब हम अगला चलते हैं यहाँ पर जीएसटी। तो जीएसटी में भाई कुछ स्लैब्स यहाँ पर दिए हुए हैं, 5 टाइप्स के स्लैब्स रहेंगे, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ठीक है, अब जी इन स्लैब्स में कौन कौन से प्रोडक्ट पर कितना परसेंट लगता है हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी बिल्स हमारे पास आते हैं उस बिल्स को जी हम क्या करते हैं, जस्ट देखते हैं और टेलीमेटर कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भाई जीएसटी 0% के अंदर क्या आ रहा है, खाद, बीज, मिल्क, एग्स, ये 0% के स्लैब में आते हैं। मतलब जो डेली रूटीन की चीजें होती है, रोजमर्रा की जो चीजें होती है, उन पे गवर्नमेंट टैक्स बहुत नहीं लेती है, ना के बराबर ही होता है। तो जो 0% मतलब ये टैक्स फ्री आइटम है। 5% में कौन कौन है, शुगर, स्पीसीज एंड टी। ठीक है, 12% के स्लैब में कौन है, मोबाइल फोन्स एंड कंप्यूटर्स। 18% स्लैब
टेलीफोन एंड स्कूल बैग्स, और 28% के स्लैब पे कौन है, एसी, सीमेंट एंड लग्जरी आइटम। ठीक है, ठीक तो है ये सर। कुछ 5 स्लैब है जिसमें एक स्लैब तो हमारा टैक्स फ्री होता है 0%, बाकी के 4 जी वो टैक्सेबल होते हैं। डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट किस टाइप का है और उस पर गवर्नमेंट ने कौन से स्लैब में रखा है उसको। तो ये जस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको याद रखना है, बाकी इसको ऐसा नहीं है कि हमको टेली में भैया सारे प्रोडक्ट्स को याद रखना पड़ेगा कि किस प्रोडक्ट पर कितना टैक्स लगता है। ये हमको बिल बताता है। ठीक है, बिल में जी प्रिंट है कि किस तरीके से इस प्रोडक्ट पर आपका वो लगा हुआ है, टैक्स लगा हुआ है। आपने देखा होगा मेरे पास, आई थिंक बिल मैं देखता हूँ, स्कैन कर लेता हूँ मैं इसको, फिर मैं आपको एक रियल बिल को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जी जस्ट देखो, मैंने एक बिल तुमको व्हाट्सएप किया है, इसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये एक लिंक कंप्यूटर का ऑफिस का बिल है जो कंप्यूटर पे डील करता है। इनका हम ये देखो, यहाँ से कीबोर्ड, यूएसबी प्रोडक्ट, माउस, है ना, यूपीएस बैटरी, एलईडी टैग, ये सारी चीज यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसमें आप देखोगे यहाँ पर नीचे, ठीक है, ये जो एक टेबल फॉर्म में या एचएसएन कोड, जैसे जो प्रोडक्ट हमने खरीदा था उसका एचएसएन और एसएसी एक टेबल होती है उस प्रोडक्ट के सामने। ये कोड हमको बताता है जी पर कितना टैक्स लग रहा है। ये 471 इसके सामने दिख रहा है, 9% आपका है सेंट्रल का और 9% है स्टेट का। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, टैक्स आ रहा है इस पर 9 और 9 18%। भाई ये 9%, ये 9%, तो दोनों को टोटल किया तो कितना हुआ, 18। जी ठीक है, तो ये 18% के स्लैब में आ रहा है, मतलब जो कीबोर्ड एंड माउस है वो कितने कैटेगरी में आ रहा है, वो 18% के स्लैब में आ रहा है। अभी हमने पढ़ा था ना यहाँ पर कि भाई 18% का स्लैब रहेगा, जिसमें आप देखोगे टेलीफोन एंड स्कूल बैग्स और अदर चीजें जो रहेंगी वो 18% के क्राइटेरिया में आएंगी। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरे पे कितना टैक्स लगता है, 8473। 8473 में हमने क्या परचेज किया, तो देखो 8473 में हमने यूपीएस जेवियन का यूपीएस हमने परचेज किया, जिसमें आपका कितना लग रहा है, इसमें भी 18% लग रहा है। निकल रहा है भाई? जी अच्छा, ऑफिस वाला गेम नॉर्मल। अच्छा, ठीक है, मैं क्लास ले रहा हूँ, बोलो क्या करोगी, इधर से उधर जा रही हो तुम, मतलब पहले टाइपिंग कर लो, उसके बाद बताऊँ, कल मैं आपको डिस्कस करता हूँ। कल 7:30 पे चाहिए मुझे प्रेजेंस यहाँ पर, लेट नहीं होना, फाइन लग जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, 85027000, ये जो प्रोडक्ट है इसमें 14+14 मतलब कितना परसेंट, 28%, राइट। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका, इस प्रोडक्ट पे यूपीएस बैटरी ये सबसे महंगी चीज है। देखो यूपीएस बैटरी कितने स्लैब में आ रही, 28%, जबकि 28% में लग्जरी चीजें आती है। अब देखो इस आइटम पे लग रहा है तो लग रहा है, हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, हमको सिंपल याद ये होना चाहिए भाई इस पर कितना टैक्स आपको देना है। तो वो हमको यहाँ पर बिल, हमको याद नहीं रखना, देखना है और उसको बिल को फीड करना जी है। यहाँ पर 8528 हमने जो मॉनिटर्स परचेज किए, उस मॉनिटर पे 8528 पर कितना लग रहा है, इस पर भी आप देखोगे तो 9 8%, ये 9%, ये 9%, कितना हो गया टोटल, 18%। तो हमको बिल में ही देख करके पता करना होता है कि इस प्रोडक्ट पर कितना टैक्स लग रहा है। तो जब हम जीएसटी वाले बिल को एंटर करेंगे तब हमको इस चीज की बहुत जरूरत पड़ने वाली है कि भैया ये कहाँ देखा जाता है, कहाँ पर लिखा होता है। तो बिल में सारी चीज लिखी होती है, बस आपको देखना होता है कि इस एचएसएन कोड के सामने कितना परसेंट टैक्स लग रहा है। जी ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बिल भेजा है, तो उसके बाद देखना, और ऑलरेडी आप काम कर ही रहे हो, आपके सामने बिल रोज दिखते ही हैं। आप थोड़ा सा उनको नजर में रखो, देखो, कुछ समझो कहाँ क्या चीज लिखी हुई है, और कोई चीज समझ में ना आए तो हमसे डिस्कस करना। जी ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अब आपका हाउ जीएसटी अप्लाई। अब जीएसटी अप्लाई कैसे होती है,
है ना? कि भाई अपन पढ़ तो रहे हैं जीएसटी नाम की चीज होती है, ये भी पढ़ लिया कि जीएसटी किसको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, टर्नओवर लिमिट क्या है, लेकिन जीएसटी कैसे है, उसको गवर्नमेंट को कैसे पैसा जाता है, वो प्रोसेस हम इस एग्जांपल में समझने वाले हैं। क्या लेकिन पर जब हम किसी सामान को खरीदते हैं तो हम उसका टैक्स जो देते हैं तो उसको इनपुट टैक्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एमपी नगर गए, वहां से को सामान लिया और वो जी टैक्सेबल था, तो जो आपने टैक्स पे कर दिया वो इनपुट टैक्स हो गया, वो इनपुट टैक्स की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि आपने कोई सामान 500 रुपए का था, 100 रुपए उस पर जीएसटी लग गई, तो आपने तो 600 रुपए पे किए, तो जो 100 रुपए जी आपकी जेब से वो इनपुट टैक्स की कैटेगरी में आए। ठीक है। अब ठीक है। आप भाई उस प्रोडक्ट को अपने शॉप पर लेकर आ गए, क्योंकि हम एज अ बिजनेस की तरह इसको समझ रहे हैं, तो जब आपके जी पास प्रोडक्ट आ गया तो अब आप उस पर क्या करोगे, अपना प्रॉफिट बढ़ाओगे, 600 में तो बेच नहीं, जी आप 200 मार्जिन रख करके उस पे 800 रुपए में बेच दोगे। क्लियर है? जी तो जो जी 200 रुपए आपने लगा के बेचा, उस प्रॉफिट पे जो बाकी का टैक्स है जो आपको गवर्नमेंट को देना है, वो आपका आउटपुट टैक्स कहलाएगा। ठीक है। जी मतलब ठीक है। जो आपके क्लाइंट से आपने लिया, सॉरी अभी क्लाइंट से आपने लिया, उसको हम आउटपुट टैक्स बोलेंगे, और जो प्रॉफिट पे सामान को बेचा उस पे जितना टैक्स हमारी लिक्विडिटी बन रही है उसको हम किसको पे करेंगे, गवर्नमेंट। अब इसको हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं तो और अच्छे तरीके से आपको समझ, एक आइटम परचेज किया 100 रुपए का। ठीक है। जी अब आपकी मैथ की टेस्टिंग भी हो जाएगी, मैथ कितनी स्ट्रांग है आपकी। 5% इस पे टैक्स होगा, तो जी 5% लगाऊंगा तो इसकी प्राइस वैल्यू कितनी होगी, 100। 100 रुपए में 5 रुपए प्लस हो जाएंगे। जी समझ गए ना? तो यहाँ पर 100 रुपए पे आपने 5% दिया, तो 5% मतलब 5 रुपए, तो इसकी प्राइस कितनी हो गई, इसकी प्राइस हो गई आपकी 105 रुपए। थोड़ा सा ब्लर तो नहीं हो रहा फोटो? नहीं सर। ठीक है, तो ये 105 रुपए हो गया। अब ये आपने इनपुट टैक्स पूरा पे करा है किसको, सामने वाले को, जहां से आपने सामान लेके आए। अब जी अपने शॉप पे आप बेचोगे अपने कस्टमर को, तो आपने उस प्रोडक्ट पर कितना आपको पड़ा, वो 105 रुपए का, बिल्कुल टैक्स मैक्स सब मिला करके। अब जी 105 रुपए पे आपने 5 रुपए अपना मार्जिन रखा। ठीक है। जी मैं कमाऊंगा इस पर, 5 रुपए रखा आपने, तो 105 प्लस 5 कितने, 110 रुपए। जी आइटम पर 5% टैक्स ही लग रहा है, टैक्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो क्राइटेरिया आपको पता है भैया यूपीएस की बैटरी पर 28% लगता है, मतलब लगता है, वो पीछे ऐसा नहीं होगा 18% या 14%। हाँ, जब तक गवर्नमेंट चेंज ना करे तब तक वो चेंज नहीं होते, नॉर्मल तरीके से स्लैब चेंज नहीं होते हैं, क्राइटेरिया चेंज नहीं होते हैं। ठीक है। एक बार फिक्स कर दिया था तो कर दिया जाता है। अब जब आपने आइटम को सेल किया तो 5 रुपए आपने अपना उसमें प्रॉफिट मिलाया, तो हो गई वो चीज 110 रुपए की, और 110 पे 5% लगाएंगे तो कितने रुपए बनेंगे, रुपए और उसमें ऐड हो जाएंगे टैक्स के। आपने अपना प्रॉफिट रखा, 5% इस जी पे टैक्स लगाया 110 पर, तो कितना रुपए हो, 50 पैसा। जी 5 रुपए 50 पैसे को हम ऐड कर देंगे 110 रुपए में, कितना जाएगा, 115 रुपए 50 पैसा। जी गणित समझ में आ रही है? जी सर। हाँ, कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना, है ना? हालांकि ये सब चीजें टेली खुद कैलकुलेट कर लेता है, लेकिन समझने के लिए हमको ये एग्जांपल समझना पड़ेगा ताकि कैलकुलेशन होती है। तो 115 रुपए 50 पैसा हमने किससे लिए, कस्टमर से लिए, तो ये हो गया आउटपुट। मतलब हमने जब दिया था तब इनपुट, तो जब हमने अपने कस्टमर से लिया तब हो गया आउटपुट। ठीक है। जी अब गवर्नमेंट ये बोलती है कि भैया यदि आपकी फर्म रेगुलर में है तो आपको हर महीने क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना होगा, और कंपोजिशन है तो आपको हर 3 महीने में रिटर्न एक बार लगाना होगा। मान के चलते हैं कि आपकी फर्म रेगुलर है, अब आप मंथ क्या करना होगा, मतलब जैसे अभी जून चल रहा है तो जून का भराएगा जुलाई में, जुलाई का भराएगा अगस्त में। ठीक है। तो क्या हमारा जून का जो है, जून का रिकॉर्ड हमने अपने सीए को भेजा, तो हमारा सीए बोलेगा भाई इतना लाइबिलिटी बन रही है, तो वो लाइबिलिटी कैसे चेक की जाएगी, तो देखो, अब हम आईटी प्रॉफिट पर बात कर रहे हैं कि अब गवर्नमेंट को कितना पैसा और देना है या नहीं देना है, वो हम वही, यहाँ पर जो आइटम था वो हमने 105 रुपए हम ले, 115 रुपए 50 पैसे में हमने उसको बेचा, तो सीधा कितने का हुआ आपको, 115 रुपए 50 पैसे में आपने कस्टमर को बेचा, और आप 105 रुपए का लेके आए थे, तो 10 जी 50 पैसे। ठीक है। जी अब
₹10.50 में क्या चीज आ रही है आपकी, यहाँ पर हमने ₹10 प्रॉफिट लिखा है। अब इस ₹10 पर आपको क्या करना पड़ेगा, 5% क्या देना पड़ेगा, टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि ₹5 सीधे थे और ये ₹5 और आपके यहाँ पर ऐड हो गए। तो जो गवर्नमेंट किस पे लेती है, प्रॉफिट पे लेती है। तो प्रॉफिट पे आप ₹10 का 5% कितना होगा, 50 पैसा, 0.5। तो गवर्नमेंट को 50 पैसे और देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने यहाँ तो टैक्स पूरा दे दिया था, राइट। जी अब इसमें बाकी के जो बचे 50 पैसे वो आपको गवर्नमेंट को और पे करने हैं। कैलकुलेशन टैक्स को समझने की, यहाँ पे लिखा से हमने ₹5.50 टैक्स लिया, जिसमें से ₹5 हमने आइटम परचेस करते समय दे दिए, तो बचा जी कितना, तो 0.5 जो बचा वो हमको गवर्नमेंट को और देना है। तो जब हम अगले महीने रिटर्न लगाएंगे तो 0.50 पैसा हम गवर्नमेंट के खाते में डलवा देंगे। तो इस तरीके जी से हमारी मंथली चलती रहती है। इस तरह से गवर्नमेंट को टैक्स जाता रहता है महीने का या फिर क्वार्टर। यहाँ तक क्लियर है। और ये जो चीज समझने के लिए है, डेली आपको सब कुछ कैलकुलेट करके देगा, आपको अलग से कोई कैलकुलेशन नहीं लगानी। आप जितना सामान खरीदोगे फिर उसको बेचोगे, तो वो सारी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको दिखाई देगा कि आपने सामान खरीदते वक्त कितना पैसा दे दिया, और अब आपको कस्टमर से लेने के बाद जो प्रॉफिट पे जो टैक्स लगना है वो कितना और गवर्नमेंट को देना है, वो सब कुछ टेली हमको ऑटोमेटिक दिखाएगा। और ये हम आगे चल के देखेंगे ये टेबल कहाँ से दिखती है। या तो लूट लीजिए ना कि यार इतना डिफिकल्ट होगा तो हम क्या ऑन पेपर कैलकुलेशन करेंगे, नहीं, ये सब कुछ हमको सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके देगा, हमको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है? जी सर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें है व्हाट इज जीएसटी में, हाउ जीएसटी अप्लाई इन इनवॉइस। अब हम बात करेंगे भाई जीएसटी तो हमको समझ में आ गया किस तरीके से लगेगा, लेकिन जीएसटी लगने की भी क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया, हमने जब सीखी थी तो मैंने आपको 4 चीजें बताई थी कि जब हम स्टेट से सामान खरीदते हैं, लग रहा होता है तो हम परचेस एग्जाम के अंदर एंट्री करते हैं, ठीक है। जी सेल्फ स्टेट से सामान ऐसा खरीदते हैं जिस पर टैक्स लगता है, तो उस केस में आपको 2 गवर्नमेंट को पैसा पहुंचाना होता है, एक पहुंचाना होता है स्टेट गवर्नमेंट को, एक पहुंचाना होता है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो एसजीएसटी, स्टेट सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस जाता है। यदि आपने सेल्फ स्टेट से सामान लिया है और सेल्फ, आप उसको क्या कर, वो टैक्सेबल आइटम, ठीक है। दूसरा, जब आप जी अदर स्टेट से क्या करते हो, सामान परचेज करते हो टैक्सेबल आइटम, तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको हम टैक्स के अंदर रखते हैं। अन्य स्टेट में माल खरीदा और अन्य स्टेट में माल बेचा जाता है, तो टैक्स रेट का 100% आपको किसको देना होता है, उस सामने वाली गवर्नमेंट। सपोज में रह रहे हो, आपने गुजरात वाली पार्टी से सामान खरीदा, तो जो टैक्स आपका जाएगा वो टैक्स किसको जाएगा, सिर्फ गुजरात वाली गवर्नमेंट को जाएगा, दिल्ली गवर्नमेंट। और यदि आप एमपी से सामान लेते हो और एमपी में सामान बेचते हो, तो उसमें आपको पार्टी को देना पड़ेगा, स्टेट को भी देना पड़ेगा और सेंटर को भी, वो होता है 50-50। पूछा जाता है जी क्वेश्चन में, यदि आप सेल्फ सामान खरीदते हो टैक्सेबल या बेचते हो, तो उसमें टैक्स लायबिलिटी किस किस गवर्नमेंट पर बनती है आप, तो वो बनती है स्टेट देना है और देना है 50% आपको देना पड़ेगा। जी सर। वहीं यदि आपका दूसरा स्टेट है, इंटर स्टेट जिसको बोलते हैं, एक होता है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब होता है एमपी का एमपी में ही लेन देन, और इंटर लग जाता है, समझ जाओ दूसरे स्टेट से हमारा लेन देन हो रहा है, किसी अन्य स्टेट जी से खरीदा और स्टेट में माल बेचा जा रहा है। उस कंडीशन में टैक्स का 100% हमको देना होता है, जिसे बोलते हैं आईजीएसटी, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज। आपने कोई मोबाइल भोपाल से खरीदा और इंदौर में, ठीक है, तो ये होगा भाई, भोपाल में इंदौर नहीं आते हैं, ठीक है। जी प्रोडक्ट पर आपको स्टेट को 6%, हम मान रहे हैं कि इस प्रोडक्ट पर 12% टोटल टैक्स लग रहा है, तो 12 का आधा आधा कर लेंगे, 6% जाएगा स्टेट को, 6% जाएगा सर। तो 6% हुआ 60 रुपए, और इसी का 6% हुआ 60 रुपए, टोटल लगेगा आपको 1120 रुपए। मतलब ये आइटम आपको कितने का पड़ रहा है, 1130 रुपए का। जी कि हमने सेम प्रोडक्ट गुजरात, राजस्थान या किसी अन्य स्टेट से बुलवाया, तो उस पे भी 12% होता है, लेकिन ये 12% एक साथ जाएगा उस सामने वाली
गवर्नमेंट को, गुजरात से, राजस्थान या राजस्थान से, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर 1000 लगा, कितना आएगा 120, 1000 प्लस हो जाए 1120 रुपये। तो देखो प्राइस वैल्यू दोनों जगह सेम है, इसलिए तो बोलते हैं जीएसटी के आने से आप किसी भी स्टेट से सामान खरीदो उस पर सेम टैक्स रेट ही लगेगा, 1 रुपए ज्यादा, ठीक है। तो फायदा होता है जीएसटी का, जिसमें क्या होता है आपके प्रॉफिट का टैक्स लगता है बस, कि आप जितना उस पे भी गवर्नमेंट आपसे टैक्स वसूल करती है, लेकिन जो जिस कैटेगरी में प्रोडक्ट है 18% का 18% में मिलेगा, 28% का 28% में मिलेगा, 28। अब हम नेक्स्ट करेंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, फर्म कितने टाइप से रजिस्ट्रेशन कराई जाती है। जैसे जीएसटी हमने देखा कि भाई 40 लाख से अबव है परचेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स का बिजनेस, तो आपको जीएसटी लेना है। सर्विस का बिजनेस है 20 लाख से ऊपर है तो आपको लेना है। लेकिन अब बात, पार्टी आप मतलब आपका बिजनेस है, फर्म है, उसको कौन से स्कीम में रजिस्टर्ड कराएं, कंपोजिशन फर्म कराएं या रेगुलर फर्म कराएं, तो इसको आज ही डिस्कस करना है। ये वाला टॉपिक है। हाँ, क्योंकि अब हम इसका ये टॉपिक अगले उसमें पढ़ेंगे, तो ये रहेगा आपका डिफरेंट कंपोजिशन फॉर्म, 8 नंबर टॉपिक। तो अभी जो पढ़ा है हमने वो समझ में आ रहा है, ऊपर तो नहीं जा रही है चीजें, जी। ठीक है ना। तो चलो थोड़ा सा इसका पार्ट में देख लेते हैं कि अब हम देखेंगे भाई अभी एक्चुअली में क्या है, थोड़ा सा थ्योरी कंटेंट आपका रहेगा, कहाँ तक तो पढ़ेंगे कंपनी क्रिएट करना, तो ऑलरेडी मैंने सिखाई है कंपनी क्रिएट करना, तो एक बार वो देख लेंगे। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, जीएसटी का फंक्शन बता दिया, हम सीधे वाउचर लेजर परचेज 70 नंबर से हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तब तक ठीक है हमको सर। बेसिक चीजें जानना रहेगा इसके बारे में। ये रहेगा हमारा, कहाँ गया, रेगुलर फॉर्म। अब इसमें भी देखो क्राइटेरिया है, और ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि भैया यदि कंपोजिशन फॉर्म का क्राइटेरिया कितने का होता है, आपका टर्नओवर को कितना होना चाहिए, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कंपोजिशन फॉर्म में अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कराएंगे। तो यहाँ पर है यदि बिजनेस का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, तो आपको कंपोजिशन फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। वो जीएसटी वाला क्राइटेरिया अलग था, उसको मिसमैच मत कर देना इसके साथ, वो जीएसटी था और ये क्या है, ये आपका फर्म को हम कैसे रजिस्टर, कंपोजिशन में या रेगुलर, इसका क्राइटेरिया ये, यदि आपके 1 साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो कंपोजिशन फर्म में आप रजिस्टर्ड कराओगे, और यदि फर्म रेगुलर आप कराना चाहते हो तो आपके टर्नओवर पर चीजें डिसाइड होती है कि भैया 1 साल का टर्नओवर आपका 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो रेगुलर फर्म में आपका कंपलसरी होता है फर्म को रजिस्टर्ड कराना, अगर आप कंपोजिशन में नहीं करा। एक मतलब ऑप्शन ये है कि कंपोजिशन फर्म वाले की भी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है और वो चाहता है कि मुझे उनको रेगुलर फर्म में कराना है, तो ये पॉसिबल है, मतलब नीचे से आप ऊपर वाली स्टेप को चढ़ सकते हो, लेकिन अपर स्टेप नहीं आ सकते। क्लियर हुई, ठीक है क्या क्लियर हुआ बताओ। सर। जैसे कि टर्नओवर मतलब कम रहता है तो कम से ज्यादा वाले में जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा से कम वाले में ज्यादा नहीं आ सकते। नहीं आ सकते, बिल्कुल सही। तो इसमें यदि आपका कंपोजिशन फर्म का यदि क्राइटेरिया है तो 1.5 करोड़ से कम है तो आप कंपोजिशन में अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करा सकते हो, और 1.5 करोड़ से ऊपर तो आप रेगुलर फर्म में अपना फर्म रजिस्टर्ड कराओगे। लेकिन कंपोजिशन फर्म वाला चाहता है कि भाई मुझे, एक चीज इसमें ये होती है, कंपोजिशन फर्म जो होती है वो अपने सेल्फ स्टेट में ही क्या कर सकता है, ट्रांजेक्शन कर सकता है। आप एमपी में हो, आप एमपी के अंदर ही आप ट्रांजेक्शन करोगे। अब जैसे आपकी शिमर एनर्जी है, ठीक है ना, तो शिमर एनर्जी का यदि आपको स्टेटस चेक करना है कि ये फर्म रेगुलर है कंपोजिशन है, तो यहाँ पर आप जाना गूगल पर और यहाँ लिखना ऑनलाइन जीएसटी चेक, इस तरीके से लिखना आप, तो जीएसटी आ गया, एक सेकंड, लिंक यहाँ बना रखी है जीएसटी की, ये दिस वन, यस ये है। मैं आपको इसको व्हाट्सएप कर देता हूँ, तो आप इसको एक बार खोल के देखना सिस्टम पे, ठीक है। ये मैंने आपको दिया, तो यहाँ पर आप सामने वाली कंपनी का जीएसटी नंबर डालना, जैसे मैं अपने केस में इस लिंक वाले का जीएसटी नंबर डाल रहा हूँ 23 AQ RPP
004 N 1 Z L, ठीक है। मैं 15 जीएसटी नंबर डाला। इसके बाद जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है इसको हम यहाँ पर फिल आउट करेंगे 889391, राइट। ठीक, इसके बाद इसको हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ही आ जाएगा ये मतलब जो पार्टी है वो किसके नाम से रजिस्टर्ड है, किस टाइप का इनका बिजनेस है, ट्रेडिंग करते हैं एक्चुअली में ये, मतलब मटेरियल को बेचते हैं और खरीदते हैं किस किस टाइप, और ये है रेगुलर। यदि यहाँ कंपोजिशन लिखा है समझ जाना कि ये फर्म क्या है, कंपोजिशन में रजिस्टर्ड है, इसका जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से कम हो सकता है, ठीक है। तो वो और दूसरा यदि ये भी हो सकता है कि सामने वाले का 1.5 करोड़ से ऊपर जाए लेकिन तब भी उसने क्या कर रखा है, रेगुलर में ले रखा है, तो यहाँ स्टेटस आपको पता चल जाएगा कि आपकी फर्म रेगुलर है या कंपोजिशन, ठीक है। एड्रेस और थोड़ा सा आओगे तो यहाँ इसके डिटेल लिखी हो कि ये जो पार्टी किस किस प्रोडक्ट में डील करती है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, प्राइमरी बैटरीज, अदर प्राइमरी बैटरीज, है ना, डेटा ऑन डेटा मीडिया, तो पूरा कंप्यूटर से रिलेटेड सामान सेल करते हैं, उसका पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। अब आपको स्टेटस चेक करना है तो शो फिलिंग टेबल पर जाएंगे, ये कौन कौन से रिटर्न लगा रहे हैं, देखो जीएसटी आर 3 रिटर्न लग रहा है इनका, जीएसटी आर 1 रिटर्न इनका लग रहा है, जीएसटी 9 रिटर्न लग रहा है, जीएसटी आर 9 सी रिटर्न लग रहा है, फाइल लिखा तो यहाँ पर आप देख रहे हो, मतलब दिया हुआ है कि भाई इसका रिटर्न क्या है, फाइल का है। मई मंथ का इन्होंने लगा दिया, मई के बाद जून का इनका लगेगा किसमें, जुलाई, या जुलाई का डेट हो जाएगा। मतलब हर महीने का जो मतलब अकाउंटेंट है वो क्या कर रहा है, सीए से जो इनका है वो यहाँ पर फाइल इनका करता है, ठीक है। ये जो वेबसाइट है मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है ग्रुप व्हाट्सएप पर, तो उसको आप एक बार चेक करके देखना, और आपकी जो सिमर एनर्जी का जो जीएसटी नंबर है उसके यहाँ डाल के देखना तो आपको यहाँ दिख जाएगा, और 100% वो रेगुलर फॉर्म में रजिस्टर्ड होगी, क्योंकि उनका बड़ा काम है, तो भाई सिंपल चीज है कि वो रेगुलर में ही रजिस्टर्ड कराएंगे। और मैंने आपको बताया कि वो रेगुलर फॉर्म होता है वो देश दुनिया के किसी कंट्री टू स्टेट हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन कंपोजिशन फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टेट में ही ट्रांजेक्शन कर सकता है। आप एमपी में कंपोजिशन फॉर्म में करा रखा है तो आप किसी दूसरे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र वाली पार्टी को सामान खरीद सकते हो ना बेच सकते हो, ट्रांजेक्शन कर सकते हो। खरीदने को हम खरीद सकते हैं बट अपने यहाँ से अपन दूसरे वाले स्टेट को नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि हमारा जो फार्म है वो किसमें रजिस्टर्ड है, वो कंपोजिशन में। हमको सामान आउट करना है तो हमको अपनी फर्म को किसमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रेगुलर में। अब भले ही आपका जो टर्नओवर को 1.5 करोड़ से कम हो ज्यादा हो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो खरीद सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते ना। बेच नहीं सकते, यस, क्योंकि भाई खरीदने को तो आप कहीं से खरीद लो, लेकिन बेचा तभी जाएगा जब आप फर्म में रजिस्टर्ड हो, तब आप गुजरात, महाराष्ट्र जिस भी पार्टी को सामान देने जा रहे हो आप उसको सेल आउट कर सकते हो। ठीक है। अब थोड़ा सा रिटर्न के बारे में वो समझ लेते हैं भाई रिटर्न किस तरीके के लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपकी फर्म कंपोजिशन में है, तो कंपोजिशन फर्म में आप 3 महीने में एक बार रिटर्न, ठीक है। क्वार्टरली बोलते हैं उसको ना, हाँ, क्वार्टरली रिटर्न जो होता है उसको। रिटर्न जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब 3 मंथ्स में, जैसे अप्रैल मई जून, तो ये 3 महीने का जुलाई में लगेगा, फिर जुलाई अगस्त सितंबर इनका लगेगा आपका अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इनका लगेगा जनवरी में, और जनवरी फरवरी मार्च का अप्रैल में लगेगा, इस तरीके से। ठीक। तो इसमें जो रिटर्न लगता है ये पहले चला करता था CMP 08 रिटर्न, ये 2019 अप्रैल 2019 से पहले लगा करता था। अभी जो रिटर्न लगता है वो लगता है आपका GSTR4 रिटर्न, ठीक है। GSTR4 रिटर्न अब लगने लगा है कब से, 1/4/2019 से, ठीक है, ठीक है ना। पर ये तो मैंने देखा ही नहीं उससे, क्या देखा है, जीएसटी जो रिटर्न डालते हैं उस पे जीएसटी कोड तो देखा ही नहीं मैंने। देखा नहीं है तो आपका फॉर्म रेगुलर है ना, इसलिए आप लगाओगे नहीं उसको,
जिन कंपोजिशन फॉर्म होता है वो लोग लगाते हैं। आपके यहाँ लगता है GSTR 3B? 3B लगता है, R1 लगता है, हाँ, और कौन सा लगता 9C और 9 GSTR 9। है? यस, क्योंकि आपका फॉर्म रेगुलर में है इसलिए। जी ठीक है, और जो कंपोजिशन फॉर्म होते हैं उसमें लगेगा GSTR 4। ये सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन के लिए। ठीक है, जी ये होते हैं अपने रिटर्न क्राइटेरिया। कंपोजिशन फॉर्म का अलग है, और रेगुलर फॉर्म का देखो यहाँ पर दिख रहा है GSTR 3B, जो मेन रिटर्न होता है। जी ये मेन रिटर्न कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर आपका पूरा रिकॉर्ड जाता है कि आपने कितने का सामान बेचा, कितने का खरीदा, खरीदते समय आपने गवर्नमेंट को कितना पैसा दिया, मतलब जो टैक्स है वो दिया, और जो सेल आपने किया है उस पर कितना आपके ऊपर लाइबिलिटी बन रही है, तो वो GSTR 3B रिटर्न आपको बताता है। जी ठीक है, तो ये रिटर्न हमको लगाना होता है किसके अंदर? रेगुलर फॉर्म के अंदर। ये रिटर्न आपको याद होने चाहिए। GSTR 4 2019, अप्रैल 2019 से लगना शुरू हो गया, और इससे पहले जो लगता था कई बार पहले का पूछ लेते, इसके हमने नोट्स में भी रखा है इसको। वो है CMP 08। और जो रेवेन्यू फॉर्म होता है उसमें आपका रिटर्न लगता है GSTR 3B रिटर्न, जो लगता है आपका हर महीने में एक बार। जी साल भर में 12 रिटर्न लगेंगे आपके इसमें रेगुलर में, और कंपोजिशन में आपके लगेंगे कितने? 4 रिटर्न। जी के आगे का फिर अपन कल कवर करेंगे, जो हम देखेंगे ठीक। कंपोजिशन क्या होगा, रेगुलर फॉर्म में क्या होगा। तो आज का जो सेशन किया भाई, कोई डाउट नो सर। आया समझ में चीजों को? जी चलो ठीक है, तो फिर कल तो हम सर सेम टाइम मुझे स्टार्ट। आवाज कट रही हेलो है निशा आपकी। हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, मैं ये बोल रही थी, ये वीडियो ना मोबाइल पे जो सेव तो कर लेती हूँ, लेकिन ना सिस्टम में लाने के लिए मतलब सेव एक फोल्डर बन जाता तो अच्छा रहता। सेव एज के अंदर सिस्टम पे आप वो कर लिया करो ना, क्या बोलते हैं, जैसे स्काइप आप लैपटॉप पे चलाते हो। नहीं सर, ये मोबाइल पे ही चलाती हूँ अभी। मोबाइल पे चलाती हो, ठीक है ना, तो मोबाइल पे उसमें देखो सेव एज एक वो आता होगा, ठीक है ना, ऑप्शन। तो सेव तो हो जाता है, लेकिन फिर वो उसको सेव करने के बाद मेल सिस्टम में करना रहता है ना, इसलिए। तो आप क्या चाहते हो मुझसे, मैं आपको क्या बताऊं कि लैपटॉप में कैसे एक्सेस करेंगे ऐसा, या फिर मोबाइल में कैसे चलाएंगे? पहले क्वेश्चन आप ये समझ। वीडियो ना मेल पे दे सकते हैं क्या? वीडियो आपको मेल पे चाहिए ऐसा? जी ठीक है, वीडियो मेल पे कर देंगे। बाकी हमारा चैनल भी है, तो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर देता हूँ, वहां से भी आपको मिल जाएगी। ठीक है सर। है ना, तो मैं यूट्यूब का चैनल लिंक आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, तो वहां पे आपको कंटेंट मिल जाएगा इसका। जी ठीक है सर। तो वहां से आप ऑनलाइन जहां भी हो, जैसे भी हो, वहां पे आप देख सकते हो। ठीक। ठीक है सर। ठीक। और कोई डाउट? नहीं सर। चलो ठीक है ना। ओके, बाय, गुड नाइट। ठीक है, बाय सर। बाय।